is now the free capital of a free country. The instrument of surrender was signed in Dhaka at 16:31 hours Indian Standard Time by Lieutenant General A.A.K. Niazi on behalf of the Pakistan Eastern Command. Lieutenant General Jagjit Singh Arora, GOC in command of the Indian and Bangladesh forces in the Eastern Theatre, accepted the surrender. 16 दिसंबर 1971 शाम को 4:31 का समय था। ढाका का रेस कोर्स, जहां पर 93,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक आत्मसमर्पण कर रहे थे। पाकिस्तान के जनरल नियाजी और भारत के जगजीत सिंह अरोड़ा उस क्षण के गवाह बन रहे थे जिसने दुनिया के नक्शे को बदल कर रख दिया। एक नया सा देश जिसको आज़ाद हुए 20 से 22 साल हुए थे, यानी कि भारत, पाकिस्तान को भी आज़ाद हुए इतने ही साल हुए थे, लेकिन जिस देश को दुनिया देखती थी गरीब देश है, गरीब मुल्क है, संघर्ष कर रहा है, काफ़ी सारी चुनौतियां हैं, भूखमरी है, अकाल है, 2-2, 3-3 युद्ध इससे पहले पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ लड़ चुका है, उस देश ने दुनिया की राजनीति में एकदम से अचानक से खलबली मचा दी। एक मुल्क को 2 भागों में बांट दिया और दुनिया का नक्शा ही बदल गया। पूर्वी पाकिस्तान, जो 16 दिसंबर से पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, अब वो बांग्लादेश बन चुका था। ये कहानी है उस दिन की जिसे आप और हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आखिर 16 दिसंबर 1971 शाम 4:31 पर जनरल नियाजी, जनरल अरोड़ा, 90,000 पाकिस्तानी सैनिक, इन सब के बीच में जो घटनाक्रम चल रहा था, जो तस्वीरें बन रही थी, जो तस्वीरें आज अमर हो चुकी हैं, वो एग्रीमेंट पर साइन करते हुए अपनी रिवॉल्वर को जनरल अरोड़ा को देते हुए, पाकिस्तान के जनरल नियाजी जनरल अरोड़ा को देते हुए, अपने कंधों के सितारे उतारते हुए, बेल्ट उतारते हुए, और उनकी आंखों में आंसू था। इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो अपनी छाप छोड़ जाती हैं। वो ऐसे दिन की गवाही बनती हैं जिसे सदियों तक याद रखा जाता है। पाकिस्तान जो पूरब में भी था, पश्चिम में भी था, भारत के दोनों तरफ था। भारत के सामने चुनौती भी दोहरी थी। तीसरी चुनौती चीन की थी। इंदिरा गांधी का दूसरा कार्यकाल था, प्रधानमंत्री थी, काफी सारी चीजें और भी थी जिन पर ध्यान देना था। लेकिन पाकिस्तान जो अपने ही देश में, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान में, जो बाद में बांग्लादेश बना, वहां पर कुछ ठीक नहीं कर रहा था। 1970 में चुनाव होते हैं और पूर्वी पाकिस्तान के नेता थे शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान और उनके साथी और पूरा पूर्वी पाकिस्तान चाहता था कि जो पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा पाकिस्तान की राजनीति में है, वो दबदबा कम हो। और ये दबदबा किस वजह से था? भाषा, रहने का तरीका, संस्कृति। एक तरफ जहां पश्चिमी पाकिस्तान में उर्दू भाषी लोग रहते थे, उनका दबदबा हर चीज में था। पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला भाषी लोग रहते थे, जय बांग्ला का उनका नारा था। इन सब के बीच शेख मुजीबुर रहमान और उनके लोग चुनाव लड़े और संयोगवश जो बहुमत के बराबर सीटें थी वो शेख मुजीबुर रहमान और उनकी पार्टी ने जीत ली। और ये सारी सीटें, कहते हैं कि सिर्फ 2 सीटों को छोड़कर पूर्वी पाकिस्तान की पूरी सीटें शेख मुजीबुर रहमान जीत गए। अब जीत गए तो प्रधानमंत्री बनने का दावा पेश करेंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। लेकिन ऐसे मुल्क में जिसका केंद्र इस्लामाबाद हो, वहां पर पश्चिमी जो पूर्वी जो दल है वो शासन करे, पाकिस्तान में थोड़ा अटपट सा लगता है। नतीजा ये रहा कि जिस शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, उन्हें बंदी बना दिया गया। और बंदी बनाने से जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो बांग्ला प्रेमी लोग थे, उनमें एक विद्रोह सा फैलने लगा। ये विद्रोह धीरे धीरे बढ़ा। 7 मार्च 1971 का दिन वो दिन है जब शेख मुजीबुर रहमान ने जनसभा को संबोधित करते हुए अलग देश बनाने की मांग की। और 25 मार्च से पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में, यानी कि जो बाद में बांग्लादेश बना, वहां दमन की कार्रवाई शुरू कर दी। एंथनी मैस्केरेनस एक पत्रकार हुए। एंथनी मैस्केरेनस जो पश्चिमी पाकिस्तान में रहते थे, उनको पाकिस्तान की सेना
पूर्वी पाकिस्तान लेकर जाती है, उनको दिखाती है कि पाकिस्तान की सेना देखिए किस तरह से पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान में काम कर रही है, वहाँ पर अच्छे काम कर रही है। लेकिन क्या वाकई में वो अच्छे काम हो रहे थे? एंथनी मैस्केरेनस ने सब कुछ देखा। एंथनी मैस्केरेनस ने एक रिपोर्ट बनाई। वो रिपोर्ट ब्रिटेन के अखबार संडे टाइम्स को भेजी और दुनिया के सामने कहा जाता है कि पहली बार तब सामने आया कि आखिरकार पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सियासत अपने ही देश के अंदर यानी कि पूर्वी पाकिस्तान के अंदर क्या कहर मचाए हुए है। जेनोसाइड नाम से हेडलाइन छापी गई, यानी कि नरसंहार। बांग्लादेश की सरकार बाद में ये डाटा देती है, करीब 20 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर मारे गए, बलात्कार हुए और ऐसा व्यवहार अपने ही देश के लोगों के साथ किया गया क्योंकि वो विभाजन चाह रहे थे, वो मौके चाह रहे थे, वो आज़ादी चाह रहे थे जो कि बांग्ला भाषियों को मिल नहीं रही थी। शेख मुजीबुर रहमान को अज्ञात जगह पर लेके चले गए। अब इसका असर क्या हुआ? इस ऑपरेशन सर्च लाइट का असर यह हुआ जो पाकिस्तान की आर्मी ने पूर्वी पाकिस्तान में चलाया कि वहां से लोग, सताए हुए लोग शरणार्थी बनकर भारत में घुस गए। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, बिहार, इन राज्यों में जो बांग्लादेशी लोग हैं, जो बाद में बांग्लादेश बना, उससे पहले पूर्वी पाकिस्तान था, वहां के लोग शरण लेने पहुंचे, अपनी जान बचाकर पहुंचे किसी तरह से। और यह समस्या इतनी बड़ी थी, इसका अंदाजा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी था। लेकिन शरणार्थियों की इस समस्या को निपटाया कैसे जाए? अब भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी क्योंकि देश अकाल से गुजर रहा था, देश में खाने पीने की वैसे ही तंगी थी, ऊपर से शरणार्थी, और शरणार्थियों की संख्या लाखों में, कुछ लोग करोड़ों भी बताते हैं, और लगातार शरणार्थियों की संख्या बढ़ती गई। लेकिन उस वक्त भारत ने और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन शरणार्थियों को शरण भी दी, उन्हें खाना, रहना, उनके लिए शरणार्थियों के लिए कैंप लगाए गए। बाकायदा खुद इंदिरा गांधी बाद में इन कैंपों में भ्रमण करने पहुंचे, निरीक्षण करने पहुंचे। भारत ने हमेशा से ही अपनी नीति वसुधैव कुटुंबकम वाली रखी है। लेकिन चुनौती वाकई में थी और इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार को भी गंभीर होने की आवश्यकता थी और इसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान था। इंदिरा गांधी लगातार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर वैश्विक मंचों पर यह आवाज़ उठाने की कोशिश करती रही कि पाकिस्तान क्या कर रहा है अपने ही देश में और पाकिस्तान के किए हुए से क्या दिक्कतें आ रही हैं भारत को और दुनिया के लिए भी। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान को अमेरिका का समर्थन था। 25 अप्रैल 1971 को इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और उस वक्त के जो सेना प्रमुख थे सैम मानेकशॉ को भी उस मीटिंग में बुलाया। विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह थे। इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को कहा कि आप पूर्वी पाकिस्तान में सेना को भेजिए, घुस जाइए, वहां के लोगों को बचाइए। सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को उस वक्त कहा था, अगर आप जंग चाहती हैं, इफ यू वांट टू वॉर, तो मैं आपको इसका नतीजा पहले ही बता देता हूं, हम ये जंग हार जाएंगे। सैम मानेकशॉ की चिंता साफ थी और स्पष्ट भी थी। भारतीय सेना उस वक्त जंग के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। सैम मानेकशॉ का कहना था कि 25 अप्रैल को, जिस दिन ये मीटिंग हो रही है, उसके कुछ ही दिन के बाद मॉनसून शुरू हो जाएगा, पूर्वी पाकिस्तान समंदर में तब्दील हो जाएगा क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में ब्रह्मपुत्र की बाढ़ एक सबसे बड़ी चुनौती होती है और हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम इस बाढ़ में अपनी सेना को ले जा सकें। और फिर भी जो अलग अलग जगहों पर मेरे सैनिक तैनात हैं, उनको एक करने में समय तो लगेगा ही। सैम मानेकशॉ की चिंता से साफ जाहिर हो गया कि इस वक्त सेना जंग के लिए तैयार नहीं है। सेना के पास टैंकों की कमी थी, कई तरह के कारण थे। सैम मानेकशॉ ने वक्त मांगा, लेकिन इंदिरा गांधी के इरादे और भारत के इरादे उसी वक्त स्पष्ट हो गए थे कि अब हम एक ऐसी जंग की तैयारी करेंगे जो इस शरणार्थी वाले मामले का हल निकालेगी। 25 अप्रैल के बाद जब सैम मानेकशॉ ने जंग से मना कर दिया था, कारण बताए थे, तो उसके बाद सेना को तैयारी का वक्त दिया गया। सैम मानेकशॉ अपनी रणनीति को बनाने में जुट गए। भारतीय सेना तैयारी करने लगी, एयरफोर्स तैयारी करने लगी।
इसी बीच पाकिस्तान जो हरकतें पूर्वी पाकिस्तान में कर रहा था उसको रोकना बहुत जरूरी हो गया था। शेख मुजीबुर रहमान उनके नेता, जिनको गायब कर दिया था, अज्ञात जगह पर लेके गए थे। उनकी गैर मौजूदगी में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में, जो पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी को तैयार किया। मुक्ति वाहिनी गोरिल्ला युद्ध के लिए तैयार किया गया। मुक्ति वाहिनी के जो लोग थे, जो उसके वॉलंटियर्स थे, उनको बाकायदा भारतीय सेना ने ट्रेनिंग दी, उनको हथियार प्रोवाइड करवाए ताकि वो आर्मी के लिए एक बैकअप का काम करें जब जरूरत पड़े। मुक्ति वाहिनी का काम बंगाल को, बांग्लादेश को मुक्त करवाना था। मुक्ति वाहिनी अपने काम में जुटी हुई थी। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे, लेकिन इसी बीच इंदिरा गांधी दुनिया के मंच पर भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रही थी। मार्च से शुरू हुए इस घटनाक्रम में अब अगस्त का महीना आ गया। अगस्त के महीने में इंदिरा गांधी दुनिया की शांति यात्रा पर निकलती हैं, दुनिया को संदेश देने की कोशिश करती हैं कि पाकिस्तान अपने देश में जो कर रहा है उससे दिक्कत भारत को हो रही है, उससे दिक्कत मानवता को हो रही है। लेकिन इस मामले पर दुनिया के कई देशों ने उस वक्त भारत को शरणार्थियों के मामले में मदद करने का आश्वासन दिया, मदद करने की पेशकश की। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान पर दबाव कैसे बनाया जाए, इस पर सब चुप हो गए। 9 अगस्त का दिन भी इस पूरे घटनाक्रम में काफी महत्वपूर्ण है। सोवियत संघ के साथ इंदिरा गांधी ने एक ट्रीटी साइन की, यानी कि एक संधि साइन की। ये उस वक्त इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि अमेरिका का रुख पाकिस्तान के पक्ष में था और इंदिरा गांधी के साथ कुछ खास बातचीत नहीं हो पा रही थी। लेकिन संदेश इंदिरा गांधी ने भी साफ देने की कोशिश की थी। उसके बावजूद भी अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था और यहां से कोशिश ये भी थी कि चीन भी पाकिस्तान का समर्थन करे। दुनिया के कई देशों में आवाज उठाने के बावजूद भी इंदिरा गांधी को कोई खास सपोर्ट नहीं मिला। पाकिस्तान के ऊपर कोई कुछ कहने को तैयार नहीं था। लेकिन धीरे धीरे भारतीय सेना की तैयारी पूरी हो चुकी थी। विशेषज्ञ ये कहते हैं नवंबर आते आते भारतीय सेना बस इस मौके की तलाश में थी कि कब पाकिस्तान अपनी तरफ से कोई गलती करे और फिर यहां से पाकिस्तान को जवाब दिया जाए। अब मामला आर पार का आ चुका था। नवंबर के आखिर में पाकिस्तान ने कुछ इलाकों में गोलाबारी शुरू कर दी और 3 दिसंबर का दिन, 3 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी पश्चिम बंगाल में एक रैली में थी। उसी दिन इंदिरा गांधी को सूचना मिलती है कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया। बस यही गलती पाकिस्तान को उस युद्ध में ले डूबी, ये विशेषज्ञों का कहना है। भारतीय सेना इस मौके की तलाश में थी। पाकिस्तान ने मौका दे दिया पश्चिमी छोर से हमला करके। दरअसल पाकिस्तान उस वक्त इस भ्रम में था कि भारतीय सेना का ध्यान पूर्वी कमान पर ज़्यादा है, जहां मुक्ति वाहिनी को तैयार किया जा रहा था। ऐसे में पाकिस्तान ने मौका देकर पश्चिमी छोर से हमला करना शुरू कर दिया। 3 तारीख को इंदिरा गांधी वापस दिल्ली लौट कर आई और 3 दिसंबर की रात को इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इंदिरा गांधी ने कहा कि निश्चित तौर पर जीत भारतीय सेना की होगी और उसी दिन एयरफोर्स को कहा गया कि आप पूर्वी कमान पर मोर्चा संभालिए। और ये ऐसा युद्ध था 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध। इसमें थल सेना, वायु सेना और नेवी, तीनों सेनाओं का जो रोल रहा वो पराक्रम वाला रोल रहा। 1971 की जंग की बात हो और लोंगेवाला पोस्ट का जिक्र न हो। थार के मरुस्थल में पाकिस्तान की सेना 4 तारीख को इस सोच के साथ घुसी रात को। लोंगेवाला पोस्ट पर भारत के मात्र 83 के करीब सैनिक थे। उनका नेतृत्व मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी कर रहे थे। उनको खत्म करते हुए पाकिस्तान की सेना सुबह तक जैसलमेर पहुंच जाए, वहां कब्जा कर ले। लेकिन ये पाकिस्तान का भ्रम साबित हुआ। कुलदीप सिंह चांदपुरी और उनके 83 सैनिकों ने पूरी पाकिस्तान की सेना, जो कि तोप से और कई तरह की आर्टिलरी गन्स उससे सुसज्जित होकर आई थी, लेकिन रात भर उनको रोकने का टारगेट था क्योंकि एयरफोर्स के जहाज उस वक्त रात को उड़ान नहीं भर पाते थे। जैसे ही सुबह हुई तो एयरफोर्स के हंटर जहाजों ने पाकिस्तान की उस टुकड़ी पर ऐसा कहर बरपाया, सारे टैंकों को नेस्तनाबूद कर दिया। अब बारी थी नेवी की। नेवी के जो उस वक्त चीफ थे एसएम नंदा, वो इंदिरा गांधी से पहले ही कह चुके थे कि नेवी को क्या इस जंग में सरकार का साथ मिलेगा। इंदिरा गांधी का इशारा था। अगले दिन कराची बंदरगाह पर भारत की नेवी ने हमला किया, बमबारी की
और ऐसी भीषण बमबारी की कि कहते हैं कि कराची बंदरगाह पूरे 4-5 दिनों तक आग और धुएं के बीच में घिरा रहा। कराची पर भी हमला किया। पश्चिमी छोर पर पाकिस्तान पूरी तरह से पस्त होता जा रहा था। अब बारी पूर्वी छोर की थी, जहां पर घुसपैठ की समस्या थी और जो मुख्य समस्या थी, जहां पर बांग्लादेश को अलग करना था। इरादे बिल्कुल साफ थे। इधर पूर्वी छोर पर भी बंगाल की खाड़ी में इंडियन नेवी ने मोर्चा संभाल दिया। INS विक्रांत चटगांव के ऊपर बमबारी कर रहा था, बंगाल की खाड़ी को ब्लॉक कर दिया था। अब पाकिस्तान पश्चिम से पूर्व में अपनी सेना के लिए सपोर्ट भेजे तो भेजे कहां से? इंदिरा गांधी ने हवाई मार्ग बंद कर दिया था, जमीन के रास्ते आ नहीं सकते थे, नेवी बची थी, तो बंगाल की खाड़ी में INS विक्रांत ने मोर्चा संभाला। पाकिस्तान की पनडुब्बी PNS गाजी उस वक्त अमेरिका से खरीदी हुई बहुत ही हाईटेक एक पनडुब्बी थी। PNS गाजी को भेजा गया INS विक्रांत को मारने। लेकिन उस युद्ध में एक ऐसा इतिहास PNS गाजी के नाम दर्ज हुआ, बिना एक भी फायर किए, बिना एक भी गोला दागे, विशाखापट्टनम पोर्ट पर, विशाखापट्टनम बंदरगाह से INS राजपूत ने PNS गाजी को समंदर में विलीन कर दिया। PNS गाजी के साथ कहते हैं पाकिस्तान के करीब 90 से और 100 सैनिक भी बेड़े के साथ डूब गए। पाकिस्तान की हालत लगातार पस्त हो रही थी। पहले वेस्टर्न कमांड पर मुंह की खाई, फिर कराची पोस्ट पर मुंह की खाई, और अब PNS गाजी को जब डुबाया तो पाकिस्तान के हौसले अब इस युद्ध में पूरी तरह से पस्त हो चुके थे। महज 5 से 6 दिन के भीतर ही पूरा खेल स्पष्ट हो चुका था। लेकिन अब भी प्रमुख मुद्दा बांग्लादेश का था, घुसपैठियों का था, और इसके लिए यह जरूरी था कि पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण करे और आत्मसमर्पण करने के बाद बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए। अभी भी बांग्लादेश में पाकिस्तान के करीब 1 लाख सैनिक मौजूद थे। 6 दिसंबर के दिन इंदिरा गांधी ने संसद में एक भाषण दिया। उस भाषण में मंशा साफ थी। उस भाषण में इंदिरा गांधी ने कहा कि हम अलग देश बांग्लादेश को मान्यता देंगे, लेकिन उसके लिए यह जरूरी था कि इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म किया जाए और आत्मसमर्पण की शर्त पर खत्म किया जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान मदद के लिए अमेरिका के पास गया। अमेरिका चाइना को कहता रहा कि आप भारत पर दबाव बनाइए, और अमेरिका ने उस वक्त भारत पर हमला करने के लिए, भारत को रोकने के लिए, दबाव बनाने के लिए अपना 7वां बेड़ा भेजा। ये 7वां बेड़ा दुनिया का सबसे बड़ा बेड़ा था। बहुत बड़ी एक नेवल पावर थी अमेरिका के पास। लेकिन इंदिरा गांधी इससे पहले USSR, जिसे सोवियत संघ कहते हैं, जो अब रशिया है, रूस है, उसके साथ ट्रीटी कर चुकी थी। जवाब में रशिया ने भी अपना 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप का बेड़ा भेजा भारत के सपोर्ट में, और कहते हैं कि उसमें परमाणु हथियार लैस थे, और ये सीधी चेतावनी अमेरिका को थी, अगर भारत पर हमला तो हम पर हमला। ये एक ऐसा बॉर्डर इस वक्त बन गया था जब ये युद्ध सिर्फ भारत पाकिस्तान का नहीं रहा, इसका इम्पैक्ट ग्लोबली था। वैश्विक स्तर पर एक तरफ अमेरिका खड़ा था, उसके साथ ब्रिटेन भी था, दूसरी तरफ भारत था, भारत के साथ सोवियत संघ था। ऐसी स्थिति में युद्ध को खत्म करने का और युद्ध विराम करने का दबाव लगातार बन रहा था। लेकिन भारत की सोच ये थी कि युद्ध विराम हो तो आत्मसमर्पण की शर्त पर हो। अब क्या किया जाए? 12 दिसंबर को सैम मानेकशॉ ने, जो पाकिस्तान के ईस्टर्न कमांड थे, जनरल AK नियाजी, उनको आत्मसमर्पण का ऑफर भेजा। लेकिन AK नियाजी ने वो आत्मसमर्पण का ऑफर स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा हम लड़ेंगे। अगले दिन 14 दिसंबर को भारतीय सेना, जो कि अब पूर्वी पाकिस्तान में अंदर तक घुस चुकी थी, गवर्नर हाउस पर हमला कर दिया। गवर्नर हाउस, पूरे पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर वहाँ पर बैठे हुए थे और तमाम जो उनके बड़े लीडर्स थे। उस पर हमला करने के बाद जो पाकिस्तान के जनरल नियाजी थे, उनका भी मनोबल अब पूरी तरह से टूट चुका था। रास्ता साफ दिख रहा था, या तो आत्मसमर्पण कर लें, या तो फिर भारतीय सेना जिस तरह की कार्रवाई कर रही है उसको और तेज कर ले। आखिरकार लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जिस डॉक्यूमेंट को लेकर गए थे, आत्मसमर्पण के डॉक्यूमेंट को, उस पर साइन करने के लिए जनरल नियाजी राजी हो गए। 16 दिसंबर का दिन था। शाम को 4:31 पर ढाका के रेस कोर्स में पाकिस्तान की पूरी सेना ने, जनरल AK नियाजी ने उस डॉक्यूमेंट पर साइन किया
और करीब 90,000 से ज़्यादा सैनिकों ने पाकिस्तान के आत्मसमर्पण कर दिया। और इसी के साथ इंदिरा गांधी ने ढाका को एक स्वतंत्र देश की राजधानी घोषित कर दिया और बांग्लादेश का जन्म, जो कि कुछ समय पहले तक पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, वो अब एक अलग देश बन चुका था। बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी जो वहाँ लगातार संघर्ष कर रही थी, उसका संघर्ष सफल रहा। भारत ये युद्ध जीत गया और ऐसे मोड़ पर ये युद्ध खत्म हुआ जब पाकिस्तान का आत्मसमर्पण हुआ और बांग्लादेश का जन्म हुआ। और 16 दिसंबर का वही दिन हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। इस किस्से को 49 साल बीत चुके हैं, 50वां साल लग चुका है, लेकिन आज भी ये तस्वीरें हर हिंदुस्तानी के जहन में हैं और इन्हें देखकर हर किसी के मुंह से, मन से और दिल से बस एक ही आवाज़ निकलती है, जय हिंद।